क्या कंप्लेंट केस में भी मान लीजिए 204 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेशिका जारी हो जाती है, यानी 190 सीआरपीसी में जो भी मामला परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया और उसमें 200 सीआरपीसी और 202 सीआरपीसी के बयान होने के बाद, यानी 200 सीआरपीसी में परिवादी या उसके साक्षियों का और 202 सीआरपीसी में जो साक्षी हैं उनकी फाइनल सूची में और सभी साक्षियों का बयान होने के बाद आदेशिका जारी की जाती है, चाहे वो सम्मन हो चाहे अगर वारंट जारी करता है न्यायालय। तो क्या उसके बाद भी जो विटनेसेस हैं, आपके जो गवाह हैं, इनको भविष्य में फिर विचारण में यानी ट्रायल में गवाह देने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी न्यायालय ने तो शपथ पत्र पर परीक्षा कर ही ली है। तो क्या आगे भी फिर जरूरी है कि इनको कहीं ना कहीं उपस्थित होना पड़ेगा गवाही देने के लिए? तो फ्रेंड्स बिल्कुल उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि जो शपथ पत्र परीक्षण हुआ था, जो बयान अंकित कराए गए थे शिकायतकर्ता के और साथ साथ साक्षीगणों के, वह इस उद्देश्य के लिए दर्ज कराए गए थे ताकि मामले में कोई अपराध बनता है या नहीं बनता है, न्यायालय उसकी जांच कर सके और जांच करने के बाद आदेश का जारी कर सके। अगर अपराध बनता है तो फिर जो आरोपी है उनके विरुद्ध सम्मन इशू किया जाएगा या वारंट इशू किया जाएगा, या न्यायालय अगर सही समझता है तो सम्मन ही इशू कर सकता है और मैक्सिमम मैटर में सम्मन ही इशू करता है। तो अगर मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो ऑलरेडी 202 सीआरपीसी में 202 सीआरपीसी के उपधारा 2 के अंतर्गत जो भी सभी साक्षीगण हैं उनकी सूची फाइनल करनी होगी और उन सभी के जब शपथ पत्र परीक्षण हो जाते हैं तो ही आदेश का जारी की जाती है। और 230 सीआरपीसी के अंतर्गत सेशन कोर्ट में अभियोजन की तरफ से जो साक्ष्य है वो पेश किया जाएगा, यानी जो भी साक्षीगण आपके कंप्लेंट में, जो आपने कंप्लेंट के रूप में मामला पंजीकृत कराया गया था, जो साक्षीगण थे उन सभी साक्षियों का बयान होगा, स्टेटमेंट होगा। जब भी कभी मुकदमे में ट्रायल स्टार्ट होगा तो सेशन न्यायालय द्वारा अगर विचारणीय मामला है तो 230 सीआरपीसी के अंतर्गत, यानी आपके जो भी साक्षीगण है वो परिवादी है, इन सबका एक बार से फिर से स्टेटमेंट साक्ष्य लिया जाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। और जैसे एविडेंस एक्ट में जो प्रोसेस है, चीफ एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन और अगर जरूरत पड़ती है तो रे एग्जामिन, यानी मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा फिर से मतलब ये किया जा सकता है। क्योंकि जो आपका साक्ष्य 200 सीआरपीसी के अंतर्गत मतलब जो कंप्लेंट की परीक्षा की गई और 202 सीआरपीसी की उपधारा 2 के अंतर्गत जो आपके साक्षीगण थे उनकी अगर परीक्षा की गई तो केवल इस उद्देश्य के लिए की गई कि इस मामले में कोई आरोप बन रहा है, कोई अपराध बन रहा है, उसके अगर अपराध बन रहा है तो आदेश का जारी की जाए और अगर नहीं बन रहा है तो परिवाद को खारिज कर दिया जाएगा 203 सीआरपीसी के अंतर्गत। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखिए कि केवल जो साक्ष्य लिया गया था या जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे वो इस उद्देश्य के लिए कि हाँ अगर अपराध बन रहा है, ऐसा आरोप है तो इसमें आदेश का जारी की जाने के लिए ग्राउंड है या नहीं, इसलिए उद्देश्य किया गया था। आगे जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो सेशन न्यायालय में अगर मान लीजिए मामला आपका विचारण होता है तो 230 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी सेशन कोर्ट है वो कहीं ना कहीं जो भी साक्षीगण हैं उनकी परीक्षा करेगी, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा या अगर जरूरत पड़ती है तो पुनः परीक्षा। और 244 सीआरपीसी के अंतर्गत मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो वह परीक्षा करती है साक्षियों की, यानी जो अभियोजन के साक्षीगण हैं उनकी परीक्षा की जाएगी, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, जो दस्तावेज हैं उन्हें प्रस्तुत करना होगा अभियोजन की तरफ से, जो भी साक्ष्य हैं। साक्ष्य जो है वो अभियोजन की तरफ से दिए जाते हैं। सेशन न्यायालय में ये ध्यान रखिए कि भले ही आपका मामला प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में है लेकिन वहां पर जो अभियोजन का संचालन है वो गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त अधिवक्ता ही करता है। वैसे आप प्राइवेट एडवोकेट जो आपका कहीं ना कहीं कंप्लेंट में था वो साथ में रहेगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो यही है कि वहां पर गवर्नमेंट एडवोकेट ही आपकी तरफ से मामले में पक्ष रखेगा, यानी अभियोजन का जो पक्ष है वो गवर्नमेंट एडवोकेट को ही रखना है, सरकार के द्वारा नियुक्त जो लोग अभियोजक हैं। लेकिन वैसे मोस्टली प्राइवेट काउंसिल जो है, जो आपने प्राइवेट अधिवक्ता रखा था, वही इस मामले में विचारण में भी इंक्लूड रहते हैं और अभियोजन की तरफ से जो भी साक्ष्य पेश किया जाता है वो उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्टों में जो 244 सीआरपीसी के अंतर्गत है, तो अगर मान लीजिए आपके अभियोजन की जो साक्षीगण की सूची फाइनल नहीं थी कि कितने साक्षीगण हैं, तो आपको सबसे पहले 244 सीआरपीसी में आपको साक्षीगण की सूची फाइनल करनी होगी, उसके बाद ही उनका एविडेंस रिकॉर्ड होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि चीफ एग्जामिन और फिर क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन, मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि 204 सीआरपीसी में आदेश का जारी होने के बाद 230 सीआरपीसी में सेशन ट्रायल में
यानी सेशन कोर्ट के समक्ष और 244 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष जो भी साक्षीगण हैं उनको प्रस्तुत करना होगा। उनके एग्जामिन्स होंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की जाएगी, क्रॉस एग्जामिन्स होंगे। ये प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे लीगल जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलते रहें। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको जानकारी दूँ वो प्रैक्टिकली पूरी तरह से परफेक्ट हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।